राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इन फाइनाइट एजुकेशन में। आज की क्लास फार्मेकोलॉजी फर्स्ट बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के बारे में होने वाली है। इसमें हम यूनिट नंबर 6 के बारे में बात करेंगे वन शॉट में। यूनिट का नाम है ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर। एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए कौन कौन सी मेडिसिन या ड्रग्स है वो काम में ली जाती है, उन सभी के बारे में आज हम स्टडी करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। सबसे पहले आपका टॉपिक आता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। कौन सा सिलेबस? आईएनसी बेस्ड जो भी सिलेबस है उसमें देखते चलो, सेम आपके वही सिलेबस करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास टॉपिक आता है इंसुलिन। ठीक है, क्या आता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज एक ग्लैंड्स, पेनक्रियाज क्या होता है? ग्लैंड होती है कौन सी, जिसे अपन बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, जो मिक्सर ग्लैंड, ठीक, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं जिसे अपन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होती है। ठीक है, देख रखा होगा आपने। तो इंसुलिन इज ए हार्मोन दैट प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज एसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब कि जैसे शुगर हो जाती है, ठीक है, कोई आप नॉर्मल भाषा में देखो, डायबिटीज। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है? डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, डायबिटीज को ट्रीट करती है कैसे? बाय मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको मैनेज करके, मेंटेन करके डायबिटीज को क्या करती है? ट्रीट करती है। डायबिटीज का या शुगर का इलाज करती है। देखो, अगर ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए? बढ़ जाए, ठीक है, डायबिटीज हो जाती है, मतलब उसको अपन बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा हो गया, ग्लाइसेमिया से अपन ग्लूकोज ले सकते हैं। ई में मतलब ब्लड होता है, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, वो होती है हाइपर ग्लाइसेमिया, डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसके लिए अपन इंसुलिन को काम में लेंगे। ठीक है, अगर कम हो गई है, इससे इंसुलिन से क्या होगा? जो ग्लूकोज लेवल वो मेंटेन रहेगी और कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या हो जाए? हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गई? कम हो गई। उसके लिए अपन क्या करते हैं? उसके लिए आपने देखा होगा, डेक्सट्रोज नाम सुना होगा, डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज D5। ठीक है, ये अपन काम में लेते हैं जिससे ग्लूकोज लेवल वो बढ़ जाए। ठीक है, ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो भाई, अब बात करते हैं टाइप के बारे में। टाइप में हमने क्या किया कि हमने इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने 3 टाइप में इसको हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आ गया रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड मतलब कि एक तरीके से जल्दी, जल्दी से एक्टिंग हो जाए, जल्दी से एक्शन करे। तो इसमें आता है इंसुलिन लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन। ग्लूलिसिन इस कब कितने टाइम में ये एक्शन लेता है? 15 से 30 मिनट में ये एक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप एक्शन। ठीक है, एक्टिंग लिख दो या एक्शन बोल दो, ऑनसेट। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग की बात करें, शॉर्ट एक्टिंग में ह्यूमन आर और नोवोलिन आर, ये 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में ये एक्शन कर जाता है। ठीक है, एक्शन करने लग जाता है इसका एक्शन। फिर आता है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग 1 से 2 घंटे में ये काम करने लग जाता है। ये एग्जाम्पल्स हो गए इनके। अब लॉन्ग एक्टिंग है मतलब कि ये ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहता है, इसका असर है वो ज़्यादा देर तक रहता है। इसका असर है कम टाइम के लिए रहता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। तो इंसुलिन की अगर हम बात करें, जैसे अपन इंसुलिन के क्या इंजेक्शन लगाते हैं या मेडिसिन जो भी आती है, ड्रग्स यूज लेते हैं इंसुलिन का, तो इट प्रमोट, क्या करता है वो इंसुलिन क्या करता है? इट प्रमोट ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन द लीवर एंड इनहिबिट द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, पहली काम ही हो गया। इंसुलिन द एंट्री ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सेल, पर्टिकुलर मसल फैट सेल्स एंड सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर। ठीक है भाई, ग्लूकोज, देखो बात आ रही है अपने पास, अब ऐसे कंफ्यूज हो गया आप। ये देखो, ब्लड में ग्लूकोज जाता है, ब्लड में क्या है? ग्लूकोज ज़्यादा है। जब ग्लूकोज ज़्यादा है तो हम ऐसा कुछ करें ताकि ग्लूकोज या तो कम बने, प्रोडक्शन कम हो, ठीक है, या फिर ब्लड में ग्लूकोज कम रहे, ये करेंगे अपन। तो हम एक काम करते हैं, ग्लूकोज का प्रोडक्शन ही कम कर देते हैं। ग्लूकोज कम बनेगा तो ब्लड में नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो सप्रेस कर दिया इसने ग्लूकोज, सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर। ठीक है, ये ऐसे एंट्री कर के इसने सप्रेस कर दिया प्रोडक्शन को। ठीक है सर, इंडिक इंडिकेशंस कब कब काम में लेते हैं? टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, ये आपने पढ़ रखा है। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है। ठीक है, जो टाइप 1 है बॉडी प्रोड्यूस नो इंसुलिन। ठीक है, देख रखा होगा आपने। और दूसरा आपके हो गया टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज व्हेन डाइट अलोन इज एडिक्वेट। ठीक है, एक हो गया डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, ये क्या होता है? एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं इसको। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब का काम में नहीं ले? तो हाइपोग्लाइसीमिया, जब आपके भाई ग्लूकोज लेवल ही कम है,
बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है, तो इंसुलिन लेके क्या करोगे, और कम थोड़ी करना है आपको, ठीक है। एक तो हो गया हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपर सेंसिटिविटी, रीनल डिजीज हो गया और लिवर डिजीज हो गया। ओके, देखो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, अभी कोई ऐसा टॉपिक आया भी नहीं है, और आ रहा है वो सब समझ में आ रहा है आपको। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया कैसे, मतलब कि पेशेंट के क्या है, हाइपर हाइपर ग्लाइसेमिया है, ग्लूकोज लेवल क्या है, ज़्यादा है, हमने मेडिसिन दे दी, इंसुलिन की मेडिसिन दे दी, अब दे दी ड्रग्स, तो अगर ओवरडोज हो जाए तो ज़्यादा ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज लेवल कम हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, और इंजेक्शन साइड पे रिएक्शंस हो सकते हैं, जहाँ पे अपने इंजेक्ट किया है इंसुलिन को, वहाँ पे क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, रेडनेस वगैरह जो भी रिएक्शंस हो सकते हैं वो सब हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास थायराइड ड्रग्स, क्या आता है, थायराइड ड्रग्स। तो थायराइड ड्रग्स क्या होती है, अब थायराइड कहाँ पे होती है पता है आपको, बॉडी में, तो दीज मेडिकेशंस यूज टू मैनेज इम्बैलेंस ऑफ थायराइड हार्मोन लेवल, थायराइड हॉर्मोन्स है, उसके इम्बैलेंस को क्या करता है, मैनेज करता है, मतलब कि मैनेज बैलेंस करता है, हार्मोन को मैनेज करता है, थायराइड हार्मोन को मैनेज करता है, ज़्यादा है तो कम करेगा, कम है तो ज़्यादा करेगा, कौन, थायराइड ड्रग्स, ठीक है। इंडिकेशंस आगे देखो, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपो मतलब कम हो गया है, थायराइड क्या हो गया, कम हो गया है, तो इस टाइम पर हम कौन सी मेडिसिन लेंगे, लीवोथायरोक्सिन ड्रग्स काम में लेते हैं, ठीक है। लीवोथायरोक्सिन ड्रग्स स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए होती है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म, मतलब कि थायराइड क्या हो गया, थायराइड हार्मोन ज़्यादा, सिक्रेशन क्या हो गया ज़्यादा, तो तब कौन सी काम लेंगे अपन, थियोएमाइड्स, ठीक है, थियोएमाइड्स काम में लेते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपके ड्रग्स के नाम हो गए, ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो हमने देखा था पहले क्या, लीवोथायरोक्सिन, क्या देखा, लीवोथायरोक्सिन, जो कि किसके लिए काम रहते हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए। तो इससे क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट्स, ओवर मेडिकेशन कैन लीड टू हाइपरथायरॉइडिज्म, वही बात आ गई, अगर अपन जब उसके क्या है, कमी है तो अपन ये लेंगे ज़्यादा बड़ा, उसको थायराइड को बढ़ाने के लिए, और अगर ये क्या है ओवरडोज हो जाती है, ओवरडोज हो जाएगी तो हाइपरथायरॉइडिज्म होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा अपन ने एक चीज़ ज़्यादा ले ली तो बढ़ जाएगी। तो वही बात आ रही है यहाँ पे कि ओवर मेडिकेशन कैन लीड टू सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कब काम में नहीं लेनी चाहिए, तो थियोएमाइड्स कब काम में नहीं लेनी चाहिए, प्रेगनेंसी, थियोएमाइड्स क्या होता है, हाइपरथायरॉइडिज्म के टाइम पर लेते हैं, ठीक है सर। तो थियोएमाइड्स प्रेगनेंसी, लिवर डिजीज तब नहीं लेनी चाहिए, और लीवोथायरोक्सिन है वो अनकंट्रोल एड्रेनल डिसऑर्डर हो, उस टाइम पर हमें ये काम में नहीं लेनी चाहिए। फिर आता है एक हाँ, एडवर्स इफेक्ट भी अगर अपन देखें, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, लिख लेना, एडवर्स इफेक्ट में लिख दो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस। अब दोनों में डिफरेंस बताया था मैंने, साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट दोनों के बारे में डिफरेंस बताया था, आपको पता हो तो। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है एंटी थायराइड ड्रग्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स, एंटी थायराइड ड्रग्स क्या होती है, अपन ने पढ़ा थायराइड क्या, थायराइड क्या काम लेते हैं, थायराइड तो अपन जो थायराइड हार्मोन होता है उसके बैलेंस के लिए काम में लेते हैं, जबकि एंटी थायराइड कब लेते हैं, एंटी थायराइड मेनली हम हाइपरथायरॉइडिज्म पे ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं मेनली। तो these medications used to reduce the production or action of the thyroid hormone in the body, ठीक है सर। these primarily used to treatment of hyperthyroidism, ठीक है, मेनली हाइपरथायरॉइडिज्म के काम में लेते हैं। इंडिकेशंस कब कब लेते हैं, तो हाइपरथायरॉइडिज्म पेशेंट को, प्रिपरेशन फॉर थायराइडेक्टोमी हो, थायराइडेक्टोमी मतलब रिमूव, कट लगा के रिमूव करते हैं ना थायराइड को, उस टाइम पे हो, थायराइड स्ट्रोम हो, थायराइड स्ट्रोम क्या होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू रैपिड कंट्रोल थायराइड सिम्टम्स, जो थायराइड हाइपरथायरॉइडिज्म है, हाइपरथायरॉयड है उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है जिसको अपन थायराइड स्ट्रोम बोलते हैं, लिख लेना इस साइड में, इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू रैपिडली कंट्रोल हाइपरथायरॉयड सिम्टम्स, ओके। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कब कब काम में, एक तो फिक्स है आपके हाइपर सेंसिटिविटी, तो आपको सभी में लिखनी है, और प्रेगनेंसी। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो रेसेस हो सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, बर्निंग माउथ हो सकता है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, फैटिक, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझाए आपको, सब पता है आपको, इंटेलिजेंट हो चुके हो अब आप। एग्जाम्पल्स देखें इस मेडिसिन का, तो सबसे पहले आता है आपके पास प्रोपाइल थियोयूरेसिल्स, ठीक है, थायोयूरेसिल या यूरेसिल्स, पीटीयू बोलते हैं जिसको अपन, मेथिमाजोल हो गया, ठीक है, कार्बिमाजोल, थियोसाइनेट, पर क्लोरेट्स और नाइट्रेट्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए अलग अलग। इसमें आयोडीन भी अपन एग्जाम्पल में आयोडीन लिख दो आप, ठीक है, आयोडाइड को सोडियम एंड पोटेशियम लिख सकते हो, ऑर्गेनिक आयोडाइड लिख सकते हो, ठीक है, मतलब आयोडीन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो भी इसी के एग्जाम्पल है। अब सिलेबस में आता है आपके स्टेरॉइड्स,
क्या आता है, स्टेरॉइड्स। नाम सुना होगा ना, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, है ना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकोर्टिसोन, वो सभी इसमें आते हैं। इसमें स्टेरॉइड्स में, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक एक तरीके से हम भी क्या है, ऑर्गेनिक है, जैविक जिसे बोल सकते हैं, जैविक। स्टेरॉइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे इंक्लूड हार्मोन, एल्कलॉइड्स एंड विटामिन्स। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, एल्कलॉइड्स हो सकते हैं स्टेरॉइड्स में। अब आपके सिलेबस में स्टेरॉइड्स को दो टाइप में दे रखा है, एक तो है कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, एक है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो सिलेबस में दे रखा है तो पहले पढ़ते हैं अपन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, फिर बाद में पढ़ेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो पहले आता है आपके पास कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होता है, इट इज यूज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, कंट्रोल ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिविटीज एंड मैनेज हार्मोनल इम्बेलेंस। ठीक है, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है उसको कब कब यूज लेते हैं हम, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब सूजन टाइप आ जाए, ठीक है, स्वेलिंग हो, पेन हो, ठीक है, वो इन्फ्लामेशन आपको पता ही है, उनको क्या है रिड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं क्या, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इसको भी दो टाइप में क्लासिफाइड कर रखा है, कौन कौन से, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। ये देखिए टाइप देख लेते हैं अपन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में कौन कौन सी मेडिसिन आती है, हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन्स, ठीक है, बेटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन और डेफ्लाजाकोर्ट। ठीक है, ये आता है आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड के अंदर। ठीक है, याद रखें मेडिसिन के बारे में। और मिनरेलोकोर्टिकोइड से इसमें आता है एल्डोस्टेरोन और फ्लूड्रोकोर्टिसोन। ओके, अब जो हाइड्रोकोर्टिसोन है ये क्या होता है, ये होता है शॉर्ट एक्टिंग। हाइड्रोकोर्टिसोन क्या है, शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन या ड्रग्स होती है, हमने पढ़ रखा है शॉर्ट एक्टिंग क्या होती है। ओके, और जो डेक्सामेथासोन है, डेक्सामेथासोन और बेटामेथासोन, ये क्या है, ये है लॉन्ग एक्टिंग, लिख लीजिए साइड में, क्या है, लॉन्ग एक्टिंग। जबकि जो ये दोनों है प्रेडिनिसोलोन और डेप्लाजोकोड, ये होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। कौन सी है, इंटरमीडिएट एक्टिंग। ठीक है, अब इंडिकेशंस की हम बात करें, किसकी बात करें, इंडिकेशंस के बारे में, तो कब कब काम में लेनी चाहिए ये मेडिसिन, तो अस्थमा हो, सीओपीडी हो, सोराइसिस हो। सोराइसिस क्या होता है, सोराइसिस स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो और रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जॉइंट्स पेन वगैरह, तो उस टाइम पर हम इसको काम में लेते हैं, किसको, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को। ठीक है, फिर है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कब काम में नहीं लेनी चाहिए, तो पेप्टिक अल्सर हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस, एपिलेप्सी एंड रीनल फेलियर। ये सभी के बारे में हमने एमएसए में पढ़ रखा है। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इनके, साइड इफेक्ट्स से मतलब मेडिसिन ली तो क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं बाद में, एक्ने हो सकता है, पिंपल्स वगैरह चेहरे पर, वेट गेन हो सकता है, ब्रूसिंग हो सकती है और लीवर डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये साइड इफेक्ट्स है इसके। अब लीवर डैमेज क्या हो गया, ये एडवर्स इफेक्ट हो गया। साइड इफेक्ट्स में हम ऐड कर सकते हैं ग्लूकोमा। ठीक है, क्या ऐड कर सकते हैं, ग्लूकोमा, लिख लीजिए, ग्लूकोमा भी लिख लीजिए, ग्लूकोमा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि कोर्टिकोस्टेरॉइड और एनाबॉलिक स्टेरॉइड दो सिलेबस में है स्टेरॉइड्स में। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होता है, एक सिंथेटिक एंड्रोजन्स होते हैं। क्या होते हैं, सिंथेटिक एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होते हैं, पता है ना क्या होते हैं, हार्मोन वगैरह आपने पढ़ रखा है इतना। तो सिंथेटिक क्या होते हैं, एंड्रोजन होते हैं। और क्या काम करते हैं, मिमिक टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के मिमिक होते हैं, मतलब कि जैसा काम टेस्टोस्टेरोन करता है वैसा ही ये करता है टेस्टोस्टेरोन। अब एक तो आता है देखो एंटी, किसी भी मेडिसिन के आगे लग जाएगा एंटी। चलो इसी में आपको बता देते हैं, सोचा था बाद में बताएंगे लेकिन चलो अभी बता देते हैं आपको। तो देखो आपने देखा होगा कि एंटी हिस्टामिन आ गया, ठीक है, तो कोई भी मेडिसिन से उसमें लग जाए एंटी, पहली चीज एंटी, दूसरी चीज लग जाए एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, तीसरा आता है इनहिबिटर्स, इनहिबिटर, और चौथा आ जाए लाइटिक, क्या आ जाए, लाइटिक। ठीक है, ये चारों किसी में आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। लिख लीजिए आगे, मेरी जगह नहीं है, रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। जैसे एंटीहिस्टामिन आ गया, ठीक है, एंटीहिस्टामिन, एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, जो भी मेडिसिन आती है वो क्या काम करता है, रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। जिसके भी नाम के बीच में या आगे पीछे ये आ रहा है, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। अगर आपको किसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद नहीं है, ठीक है,
तो आप ये लिख सकते हो, जैसे आ गया एंटीकोलिनर्जिक, तो एंटीकोलिनर्जिक आ गया तो दिस मेडिसिन ब्लॉक द रिसेप्टर्स, ठीक है, बस ऐसे लिख दो, थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे अगर याद नहीं आ रहा तो, ठीक है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ तो आ गया एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट आ गया। अब बात करते हैं एगोनिस्ट के बारे में। एगोनिस्ट भी आता है आपके पास ड्रग्स में, तो एगोनिस्ट आए, क्या आ जाए, एगोनिस्ट, एगोनिस्ट आ जाए तो वो रिसेप्टर को क्या करते हैं, रिसेप्टर को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ब्लॉक नहीं करते, क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, रिसेप्टर को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, कौन, एगोनिस्ट। अब जैसे, हाँ, पीपीआई आ गया, क्या आ गया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआई, तो ये क्या काम करेगा, तो सर ये करेगा, रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। अभी आपने बताया अगर इनहिबिटर आ गए, तो इनहिबिटर आ जाए तो वो आएगा रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक कर देगा, ठीक है भाई। अब आगे बात समझ में आपके। और एगोनिस्ट हो गया, एगोनिस्ट एक्टिवेट करता है। और अभी देखा हमने मिमिक, क्या देखा, मिमिक किया, मिमेटिक आ जाए, मिमिक लिख दो, तो ये क्या काम करता है, मिमिक्री करता है, जिसमें मेडिसिन में क्या जाए, मिमिक आ जाए। जैसे सिम्फेथोमिमेटिक्स आया ना, हमने पढ़ा पहले, सिम्फेथोमिमेटिक्स पढ़ा था, तो वो क्या है, कोलिनर्जिक में पढ़ा शायद हमने, या फिर ब्रोंकोडायलेटर वगैरह में पढ़ा था हमने, सिम्फेथोमिमेटिक्स। तो वो क्या करता है, मिमिक्री करता है, मिमिक्री करता है, मिमिक्री करता है, तो मिमिक्री ऑफ द ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स हो, एनी ड्रग्स, ठीक है, एनी ड्रग्स। जैसे अभी देखा हमने मिमिक, ये कौन सा, एनाबॉलिक, मिमिक टेस्टोस्टेरोन, तो ये टेस्टोस्टेरोन की मिमिक्री करता है, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करता है, और काम करने के साथ साथ उसको रिसेप्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, मिमिक्री करता है और रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, ठीक है, ये लिख लिया आपने साइड में, इंपॉर्टेंट है। चलो सर आगे क्या रह गया इसमें, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में, प्रमोट मसल ग्रोथ विद हायर एनाबॉलिक एंड लोअर एंड्रोजेनिक एक्टिविटीज, ठीक है, ये काम करते हैं कौन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इसी के साथ साथ हमने इसको क्या है, टाइप्स में क्लासिफाइड कर दिया अलग अलग में। फर्स्ट आ गया ऑक्सीमेथोलोन, ऑक्सीमेथोलोन, ऑक्सीमेथोलोन क्या है, एनीमिया हो और मसल वास्टिंग डिजीज जैसे HIV, ठीक है, HIV या एड्स हो गया, इसमें काम में लेते हैं अपन, यूजेज हो गया इसका ऑक्सीमेथोलोन का, एनीमिया और मसल वास्टिंग डिजीज में। कैसे काम करता है ये, मैकेनिक वो एक्शन की बात करें अपन, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिकल ऑफ एक्शन ए में कैसे काम करता है, बुस्टिंग आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और एंड ऑक्सीजन डिलीवरी को क्या करता है, बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, प्रमोट कर देता है। दूसरा है आपके पास स्टेनोजोलोल, स्टेनोजोलोल, स्टेनोजोलोल क्या करता है, वही आरबीसी को क्या करता है, प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, एनीमिया के लिए काम में लेते हैं, और सपोर्ट मसल ग्रोथ विद लेस मास गेन, ठीक है, इससे वजन बढ़ता नहीं है और मसल ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर आता है मेथेनिडोलोन, मेथेडिलोन, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, और मसल स्ट्रेंथ को भी क्या करता है, मसल स्ट्रेंथ रैपिडली इंक्रीज कर देता है। ये डोज की बात करें तो 5 से 10 mg पर डे, एक दिन में इतनी mg देनी है इसकी। और कब काम में लेते हैं, जब वेन डिक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ, जब बॉडी का क्या है, मसल मास डिक्रीज हो जाए और जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, पावर है, वो डिक्रीज हो जाए, तब हम इसको काम में लेते हैं, जो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है, स्ट्रेंथ को और मसल मास को इंक्रीज कर देता है। लास्ट टाइप आता है आपके पास नॉन ड्रोलोन, डोजेज हो गई इसकी 50 से 100 mg पर डे, ऑस्टियोपोरोसिस और एनीमिया के टाइम पर इसको काम में लेते हैं, ठीक है, ये होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, टाइप्स देख लिया हमने, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कब काम में नहीं लेनी चाहिए, तो ये एक तो लैक्टेशन के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर, और CHF हार्ट फेलियर होता है, क्रोनिक हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक हार्ट फेलियर, CHF के टाइम पर काम में नहीं लेना चाहिए, और रीनल फेलियर के टाइम पर हम इसको काम में नहीं लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स की बात करें, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मतलब कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, एक फिक्स टाइम पर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी वुमेन का, एनी वुमेन, एक फिक्स टाइम होता है, जैसे कि किसी के 25 दिन है, किसी के 28 दिन है, ठीक है, किसी के 30 है, तो वो फिक्स टाइम पे रहता है, लेकिन उसमें क्या आ जाए, इरेगुलरिटीज आ जाए, कभी जल्दी आ जाए 15 दिन में, कभी 20 दिन में, तो वो इरेगुलरिटीज हो जाती है इसमें। गायनेकोमेस्टिया हो जाए, हिपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर, ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, ठीक है, इनकी रिस्क है वो बढ़ जाती है। ये हो गया एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर ली, साइड इफेक्ट्स की बात कर ली, ये पीपी का आपने बताया था अभी, ठीक है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। कैल्सिटोनिन, नेक्स्ट टॉपिक आता है पास, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या होता है, इट इज हार्मोन नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू रिड्यूस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। कैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कर देता है, कैल्शियम बढ़ जाए तो उसको कम कर देता है, कौन, कैल्सिटोनिन, ओके।
चलो भैया, इट प्रोड्यूस प्राइमरली बाय द पेरा फोलिकुलर सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये कैल्सिटोनिन, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो हाईलाइट कर ले से पेरा फोलिकुलर सेल्स में प्रोड्यूस होता है। थायराइड ग्लैंड की पेरा फोलिकुलर सेल होती है, उसमें उससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कौन? कैल्सिटोनिन। इंडिकेशंस कब कब काम में लेते हैं अपन इसको? देखो सीधी सी बात है, क्या कर रहा है ये काम क्या कर रहा है? ये कर रहा है सिर्फ कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है। कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो उस टाइम पर काम में लेते हैं। हाइपर विटामिनोसिस डी, हाइपर विटामिनोसिस डी हो, ठीक है, और पेजेट डिजीज हो उस टाइम पर इसको काम में लेते हैं। ये क्या होता है सर? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म टू मैनेज एलिवेट कैल्शियम लेवल, जो कैल्शियम लेवल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है, उसको उसको मैनेज करने के लिए हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। और हाइपर विटामिनोसिस डी, ये क्या होता है? इट्स लीड्स, इसके आगे लिख सकते हो आप या इसके कोष्टक में लिख सकते हो, इट लीड्स हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया, कैल्सीमिया क्या हो जाए? बढ़ जाए, कैल्शियम बढ़ जाए उस टाइम पर, ठीक है, उसको ट्रीट करता है, उसके लीड्स करता है। पेजेट डिजीज क्या होता है? पेजेट डिजीज होती है आपके बोन डिसऑर्डर होता है ये, बोन डिसऑर्डर, ठीक है, बोन डिजीज होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कब काम में लेते हैं, कब काम में नहीं लेते? तो हाइपर सेंसिटिविटी और हिस्टोफेजियल डिसऑर्डर, ठीक है, हिस्टोफेजियल डिसऑर्डर के टाइम पर हम इसको यूज नहीं लेते। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है? नोजिया, फ्लूजिंग, एलर्जिक रिएक्शंस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, बेड टेस्ट हो गया, फ्लू लाइक सिम्टम्स, कोल्ड वगैरह, ठीक है। अगला टॉपिक आता है पीटीएच, पैराथार्मोन। पीटीएच हार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड है उससे प्रोड्यूस होता है। पीटीएच इज हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है भाई। एंडोक्राइन अगर आपने पढ़ रखा है ना अच्छी तरीके से, एंडोक्राइन एनाफिजियो में, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है, ग्लैंड्स वगैरह अगर पता है तो, क्योंकि आपको पता है कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो PTH is a hormone produced by parathyroid gland. It is important. It play important role in calcium and phosphorus metabolism in the body. पैराथार्मोन हार्मोन है वो, पैराथार्मोन है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? पढ़ रखा है सर हमने, चलो बढ़िया बात है। PTH is a primarily single type of hormone, but its synthetic analogues or fragment like teriparatide are used for therapeutically. जो PTH हार्मोन है इसका जो ये है टेरिपेराटाइड, ये मेडिकली यूज लिया जाता है, ठीक है। इसका एनालॉग होता है PTH का एनालॉग होता है, सिंथेटिक एनालॉग होता है टेरापेराटाइड, टेरिपेराटाइड। इसको अपन थेरापेटिकली या मेडिकली अपन इसको काम में लेते हैं, यूज लेते हैं। इंडिकेशंस की बात करें तो कब कब काम लेते हैं? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, कब? पैराथार्मोन है, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, पैराथायरॉइड है, कमी हो जाए पैराथायरॉइड हार्मोन की, तो तब काम में लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के टाइम पर काम लेते हैं। हाइपर कैल्शियम हो जाए तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। और रेनल सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट, ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, काम में नहीं लेते। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लिया हमने, साइड इफेक्ट्स क्या है? हाइपर कैल्शियमिया, कैल्शियम की लेवल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे ना, मतलब कैसे काम करता है ये, तो पैराथ हार्मोन है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। क्या करता है ये? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, कैल्शियम में जो ब्लड है, सॉरी ब्लड कैल्शियम है उसको इंक्रीज कर देता है। पहली चीज लिख लीजिए, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, ठीक है, ब्लड कैल्शियम को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, ओके। दूसरा ये क्या करता है? विटामिन डी है उसको एक्टिवेट कर देता है, विटामिन डी को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। ये काम करता है कौन? पीटीएच। अब हमने देखा कि पीटीएच क्या करता है? कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, तो अपन साइड इफेक्ट्स में लिख सकते हैं, ज़्यादा बढ़ जाए तो साइड इफेक्ट्स हो गया, ठीक है। तो हाइपर कैल्शियमिया हो गया, बोन पेन हो गया, और किडनी स्टोन हो गया। किडनी स्टोन हमने देखा रीनल कैलकुलाई होता है, उसमें टाइप भी होता है। एक टाइप होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई तो स्टोन होने के चांसेस है। कैल्शियम ऑक्सलेट 80% चांसेस होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन के, किडनी स्टोन के, ठीक है। यूनिट 3 में देख लेना एमएसएन में, 4th सेमेस्टर वाली में। विटामिन डी थ्री इट इज ऑल्सो नोन एज कोलेकेल्सिफेरोल, ठीक है। विटामिन डी थ्री को कोलेकेल्सिफेरोल भी बोलते हैं। ये क्या है? ये एक विटामिन डी का एक तरीके से बोले तो इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द विटामिन डी। विटामिन डी थ्री का ही एक तरीके से एक भाग होता है, ठीक है, फॉर्म होता है उसका। ये क्या होता है कि इट प्रोड्यूस बाय द स्किन इन रेस्पॉन्स टू सनलाइट एंड ऑल्सो फाउंड इन द सर्टेन फूड्स एंड सप्लीमेंट्स, ठीक है।
कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे बनता है, ये कहाँ पे मिलता है? तो सनलाइट। भाई आपको पता है कि सनलाइट से विटामिन D3 मिलता है, पता है ना आपको? इतना तो आपने आपको पता है अभी तक कि धूप से विटामिन डी मिलता है, ठीक है? तो हमारी बॉडी में बनता है ये विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है और सनलाइट के रिस्पॉन्स में बनता है। ओके। और कुछ फूड्स वगैरह है, सप्लीमेंट्स, उससे भी हम इसको गेन कर सकते हैं। विटामिन D3 इज मोर इफेक्टिवली यूज्ड बाय आवर बॉडीज। अब देखो विटामिन डी है, जो विटामिन डी है क्या है? विटामिन डी, इसके दो टाइप है, एक तो D2, एक है D3, ठीक है? जो हम पढ़ रहे हैं D3 के बारे में। D2 है, D2 को अपन बोलते हैं एर्गो कैल्सिफेरोल। क्या बोलते हैं D2 को? एर्गो कैल्सिफेरोल। जबकि जो D3 है इसको बोलते हैं कोले कैल्सिफेरोल। जो D3 है ये वाला, ये क्या है? मोर इफेक्टिवली हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा इफेक्टिव कौन है? D3, ठीक है? आगे बात समझ में। अब इंडिकेशंस की बात करें तो कब कब काम में लेते हैं इसको? विटामिन D3 को कब काम में लेंगे? जब उसकी कमी हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हड्डियों में भी क्या है, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। और ब्रोन स्ट्रेंथ के लिए हम इसको काम में लेते हैं इंडिकेशंस को। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कब काम में लेते? तो हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम की लेवल ब्लड में क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब काम में नहीं लेना। हाइपर सेंसिटिविटी हो, किडनी एंड हार्ट डिजीज हो, तब इसको यूज नहीं लेना। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, हाइपर कैल्सीमिया हो गया और किडनी स्टोन हो गया, रीनल कैल्कुलाई। फिर लास्ट टॉपिक आता है पास कैल्शियम साल्ट। ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है। बस एक इंसुलिन वाला थोड़ा बड़ा था, इंसुलिन स्टेरॉइड्स तक ही, स्टेरॉइड है वहाँ तक ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक है। तो कैल्शियम साल्ट क्या होता है? कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट बॉडी कंस्टिट्यूएंट मेकिंग अबाउट 2% ऑफ द बॉडी वेट। मतलब कि आपकी बॉडी में जितना वेट है उसका 2% क्या है? कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है? बॉडी में जितना भी वेट है, मान लीजिए बॉडी में क्या है, 100 kg वेट है, अब क्या कितना, 100 kg वेट है, तो 2% कितना हो गया? इंटू 2%, 2 किलो क्या है? कैल्शियम है, ठीक है? ओवर, अब टोटल जितना भी कैल्शियम है बॉडी के अंदर, उसमें से 99% तो बोन में स्टोरेज होता है। भाई 2% है, 2% मतलब कि मान लीजिए एक काम करते हैं, मान लीजिए 1 kg कैल्शियम है, ठीक है? 1 kg कैसे लोगे सर? तो किसी का 50 kg वेट है, 50 kg वेट है, तो 50 kg का 1% कितना, 2% कितना हो गया? कितना हो गया? 1 kg हो गया। 1 kg क्या है उसका? कैल्शियम है उसके अंदर। 50 किलो का कोई आदमी है, उसके अंदर 1 किलो क्या है? कैल्शियम है, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है? तो अब 1 किलो वेट है उसका, तो 1 किलो क्या है उसकी कैल्शियम है, तो 1 किलो में से 99 तो क्या है, 99% बोन के अंदर स्टोरेज है। बाकी के जो बचा है 1%, बाकी जो 1% बचा है वो प्लाज्मा हो गया, टिश्यूज हो गया, सेल हो गया, उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है? उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इज बाय द रेगुलेट बाय 3 हॉर्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन हो गए? पीटीएच हो गया, कैल्सिटोनिन, और कैल्सी, ये विटामिन D3 का हो गया, कोलेकेल्सिट्रोल, विटामिन D3 बोल सकते हैं इसको, ठीक है? फिर आता है डोजेज की बात, कितनी डोजेज लें हम। देखो आपको पता है कैल्शियम क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम के क्या क्या रोल है? तो कैल्शियम के बोन और टीथ है, उसमें उसमें इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लड कोगुलेशन में काम आता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें भी काम में लिया जाता है। नर्व्स वगैरह उसमें काम में आता है कैल्शियम। अब कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम साल्ट के बारे में बात करते हैं अपन। कैल्शियम क्लोराइड हम इसको वो बोल सकते हैं, इसके इसके फॉर्म में होता है, मतलब कैल्शियम साल्ट कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड कितने डोज होती है इसकी, डोजेस कितनी होती है इसकी? 200 से 1000 mg। कैल्शियम एसिटेट की इतनी होती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट की ये, कैल्शियम कार्बोनेट की ये, और कैल्शियम ग्लूबिनोट की है, ठीक है? ये डोजेज हो गई, ये इसके फॉर्म में होते हैं। इंडिकेशंस कब कब काम में ले? तो हाइपोकैल्सीमिया हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, हाइपरकैलीमिया हो, पोटेशियम की लेवल ज़्यादा हो, मतलब टिटेनी हो, और मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज हो जाए, ठीक है? तब हम इसको काम में लेते हैं। कैल्शियम साल्ट वगैरह, आप कैल्शियम साल्ट के ये है, इनको काम में लेते हैं, मतलब, ठीक है? और इसकी डोजेज फॉर्म हो गई। आगे फिर इन कॉन्ट्राइंडिकेशन, रीनल कैल्कुलाई हो, तब हम इसको काम में नहीं लेना है। कैल्कुलाई मतलब वही स्टोन हो गया आपके, किडनी स्टोन, ठीक है? और हाइपर कैल्सीमिया हो जाए और हाइपो फोस्फेटेमिया हो जाए, ठीक है? फॉस्फोरस की मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए ब्लड में, तब इसको काम में नहीं लेते। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, कार्डियक एरिथमिया हो गया, और लो ब्लड प्रेशर, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये आपके यूनिट नंबर 6 कंप्लीट होती है। इसी के साथ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और आपके ऑलमोस्ट फार्मा का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? एक यूनिट बाकी होगी शायद, 1 या 2 यूनिट बाकी होगी, हाँ।
थर्ड सेमेस्टर में तो आपके बस एक कार्डियक वाली यूनिट बाकी है, ठीक है, हार्ट वाली, और एक यूनिट आपके फार्मा सेकेंड में बाकी है, नर्वस सिस्टम की, ठीक है। बाकी आपका फार्मा का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। पैथोलॉजी का अगर हम बात करें पैथोलॉजी के बारे में, तो पैथोलॉजी का आपके पैथोलॉजी सेकंड तो कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट आपके 2 चैप्टर उसके बाकी हैं फर्स्ट के। एमएसएन है, एमएसएन में 7 यूनिट हो चुकी है, ठीक है। बची कितनी, 5 यूनिट, तो वो भी हो जाएगी आपके। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस को कवर कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, पढ़ते रहे, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं लेक्चर में। राधे राधे।